नमस्कार मित्रों, चंद्रशेखर बिरथरेस सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस में मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे हम अपने आप को हमें एक दिन के हिसाब से जीवन में जीना चाहिए। We should live in day-tight compartment. We should not have worry about tomorrow. दूसरे एपिसोड में हमने बताया था कि चिंता जो है वो आपको किस तरह से प्रभावित करती है, आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को। अब ये जो तीसरा एपिसोड है, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिंता से किस प्रकार लड़ें और किस प्रकार चिंता से मुक्ति पाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि चिंता चिता समान, चिंता शरीर को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, और चिंता जो करता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, वो परेशानियों में गिर जाता है। तो हमें चिंता को कैसे जीतना चाहिए, कैसे उससे लड़ा जाए, इसके लिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का हल है। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का हल नहीं है। किसी भी समस्या को आप उसका हल कर सकते हैं और उससे आप जीत सकते हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि एक 6 क वाला मंत्र होता है जिसमें 6 क से शुरू होने वाले शब्द आते हैं। वो शब्द क्या है? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। इंग्लिश में इसको मैं कहना चाहूँगा तो व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर एंड हु। ये जो मंत्र है जिसमें 6 बार का उल्लेख हो रहा है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। अगर हम ये जो मंत्र है, ये मनुष्य का सच्चा और अच्छा दोस्त है। जब हम ये 6 प्रकार के प्रश्न हमारी समस्या के बाबत करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही इस बात को समझने में कामयाब होंगे कि हमारी चिंता है क्या, हमारी समस्या है क्या। और चिंता नाम की जो बीमारी है उसको हराने के लिए हमको 3 बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पहला, गेट द फैक्ट्स। उन सारे तथ्यों को पूरी तरह से एकत्रित करें और उसका विस्तृत विवरण तैयार करें। गेट द फैक्ट्स। सबसे पहली बात यह है कि सारे जो तथ्य हैं जो समस्या से जुड़े हुए हैं, जो उस चिंता से जुड़े हुए हैं, उनको हमें एकत्रित करना है और उनको पूरी तरह से डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। दूसरी जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि तथ्यों का बुद्धिमत्तापूर्ण ईमानदारी से निष्पक्ष विश्लेषण। एनालाइज द फैक्ट। जो आपके पास तथ्य आपने इकट्ठे किए हैं आपकी चिंता के बारे में, जब आप सवाल पूछेंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन, तो वो सारी चीज़ों का जो जवाब है वो यहीं से मिलेगा कि तथ्यों का बुद्धिमत्तापूर्ण ईमानदारी से निष्पक्ष विश्लेषण। एनालाइज द फैक्ट। यहाँ पे निष्पक्ष का मतलब ये है कि अपनी चमड़ी बताने के लिए किसी दूसरे को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते। वी कैन नॉट पास द बक। हम क्या कर सकते हैं कि उनको निष्पक्ष रूप से, जैसे किसी और की समस्या और उसको हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। और तीसरा सबसे जो मुख्य बात है कि दोनों जानकारियां जो आपके पास आएंगी उनके अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके एक ठोस निर्णय पर पहुंचना। और चौथी जो बात है, उस निर्णय पे पहुंचने के बाद उस पे अमल करना। ये अमल करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी बात जो हुई, अराइव एट ए डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन द डिसीजन। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निर्णय लेने की जो क्षमता है, जिस व्यक्ति में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है या सोच समझ के निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो जो है बहुत
सफल होता है अपने जीवन में। आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल, अरस्तु का, यूनान के बहुत विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वो भी अपनी समस्याओं का निपटारा सॉल्व इसी तरह करते थे। अब हमारे पास अगर तथ्यों की जानकारी नहीं होगी तो हम कोई ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे, उस समस्या को निपटा नहीं पाएंगे। बिना तथ्यों के क्या होगा कि हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है ना साहब? तो अब एक हर्बर्ट हॉक्स करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी के यूएसए में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए हैं। उन्होंने 22 साल जॉब किया और 22 साल में हजारों स्टूडेंट्स की जो समस्याएं थी उनका निवारण किया। इसी तरीके से उनका मानना था कि आधे से ज्यादा जो भी चिंताएं हैं वो सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं कि उनके बारे में हमको विस्तृत जानकारी नहीं है, डिटेल में हमारे पास जानकारी नहीं है, हमारे पास तथ्य नहीं है। अब जैसे आदमी क्या है कि कोई भी समस्या सामने आती है तो उसको टालता है। अब मान लो आपको आने वाले सोमवार या समझ लो मंगलवार को कोई समस्या ठीक 3 बजे आपके सामने पेश होगी या वो समस्या आएगी। अब उसको कैसे निपटाया जाए? तो हम क्या करेंगे? अरे मंगलवार को देखेंगे, जो होगा देखेंगे। नहीं, ये गलत है। वो समस्या क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है, उस समस्या का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, वो सारे तथ्यों को अगर हम अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दें तो मंगलवार के 3 बजे हम उस समस्या को आसानी से हल कर सकेंगे। तो हमें कभी भी कोई समस्या अगर आती है तो हाथ में कोई काम हमारे पास है और हम बहुत व्यस्त हैं और उसको हमको टालना नहीं चाहिए, उसको देन एंड देयर वी शुड सॉल्व इट। अब एक डॉक्टर है जो बहुत व्यस्त रहते हैं, अब वो कैसे करेंगे? वो क्या, उनके पास मरीज को देख रहे हैं लेकिन फोन भी आएगा, कोई मरीज सीरियस है उसका फोन भी आएगा, उन सारी चीज़ों को वो अटेंड करते हैं और उसके साथ साथ मरीजों को भी देखते हैं, उनके लिए दवाएं भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये एक और बात आती कि डीन हॉक्स का जो मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय तथ्यों को ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से उसका विश्लेषण करे तो उसकी आधी समस्या तो तथ्यों के प्रकाश में, जानकारियों के प्रकाश में स्वमेव हल हो जाती है, अपने आप ही हल हो जाती है। कई बार हम चिंता ऐसी करते हैं कि पता नहीं 2 महीने बाद क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, 2 महीने बाद, 2 महीने का समय अपने आप में एक बहुत बड़ा घाव भरने वाली स्थिति पैदा कर देता है। कोई भी समस्या हो, कई बार ऐसा भी होता है कि वो समस्या जिसकी हम चिंता कर रहे हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है या वो स्थिति आती नहीं है। एक दार्शनिक है, उनका कहना है कि हाँ, जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं होता तो क्या होता है, हमें सच लगता है, गुस्सा आता है। जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम होता है तो हम खुश होते हैं, हमें वो सच्ची बात लगती है। अब जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग हैं जो 2 और 2 को 5 बनाना चाहते, पता नहीं कल्पना शक्ति के द्वारा या बकवास बेकार की बातें करके वो 2 और 2 को 5, लेकिन 2 और 2 5 हो ही नहीं सकते। तो जो चीज़ हो नहीं सकती उसके बारे में चिंता करने से क्या मतलब है? तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और खुद को जिम्मेदार ठहराने की दलील नहीं देना चाहिए और व्यक्तिगत भावनाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए। देखिए, भावना से लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। तो सही तथ्यों के अभाव में आप देखेंगे कोर्ट में भी मुकदमे चलते हैं तो जो मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं, जज साहब रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों पक्ष को सुनते हैं, सारे तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उसके बाद फैसला सुनाते हैं। तो भैया, कोर्ट में भी निर्णय या फैसला बिना तथ्यों के आधार पे नहीं सुनाया जाता। तो हमको अब क्या करना चाहिए? पहले हमने जो 4 सवाल पूछे थे उसके बाद हमको समस्या के बारे में या चिंता के बारे में हमारे को फिर से 3 सवाल करना चाहिए कि मेरी चिंता क्या है, व्हाट इज माई वरी, वाई आई एम वरीइंग, मैं चिंतित क्यों हो रहा हूं, मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं, पहला। दूसरा, मैं चिंता से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं चिंता से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूं। अभी जब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमको पहले लिख लेना चाहिए एक कागज पे,
कॉपी में लिख लीजिए आप सारे जो दोनों प्रश्न हैं, और फिर हमें किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए और निर्णय पर तुरंत अमल करना चाहिए। इससे हमारी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। अब हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि अगर हम समस्या या चिंता के बारे में सोचते रहेंगे तो निश्चित बात है कि एक सीमा के बाद हम बहुत मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे और इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि चिंता के कारण हम बीमार भी हो सकते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी खराब हो सकती है। तो हमें चिंता के सभी पहलुओं पे, कारणों पे बात करना चाहिए, समझना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए और उस निर्णय पे हमें अमल करना। अब एक और बात है जिसकी हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं कि भैया आजकल जो स्थितियाँ चल रही हैं और हर व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, फैक्ट्री ऑनर हो, सभी को आर्थिक परेशानियाँ चल रही हैं। अब आर्थिक परेशानी जो चलती है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? सेम प्रोसीजर अगर हम अपनाएंगे, इसी विधि से हम अगर करेंगे तो हमारी उसको हल कर सकते हैं। और ये भी मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो जवान लोग, जो जवान व्यापारी, जवान फैक्ट्री ऑनर, जवान बिजनेस ऑनर जो चिंता से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं कर पाते, उन्हें असमय ही मौत का ग्रास बनना पड़ता है। अब आप कई बार होता है कि लगातार मीटिंगें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या बात करना है यही नहीं पता होता है और इधर उधर विषय के घूमते रहते हैं और बाद में पता लगता है 4 घंटे के बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ये जो है, ये जो बड़ी जिसमें आपका बहुमूल्य समय चला जाता है, उससे हमको बचना चाहिए। और जब आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पहले एजेंडा तय करिए कि एजेंडा ये है, आप हो या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हो वो समस्या क्या है और उसे स्पष्ट तरीके से पूरा लिखित में समझना जरूरी है। समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है, वो आर्थिक समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है, ठीक है, और समस्या के कितने प्रकार के समाधान हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आप किस तरह के सुझाव, समाधान के सुझाव देना चाहते हैं। अगर आपके पास 5 मैनेजर्स हैं तो उनसे पूछिए कि आप सुझाव क्या देंगे इसको निपटने के लिए। और इन चीज़ों पे जब चिंतन करते हैं तो पता लगता है कि समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कैसे हम बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। एक LIC बेचने वाला सेल्समैन था। 2 साल काम करने के बाद उसको पता लगा कि उसकी अर्निंग जो है बहुत कम हो रही है। फिर उसने क्या करा, उसकी कॉल बुक निकाली, कॉल बुक को एनालाइज किया। उसको पता लगा कि 70% जो उसने कॉल किए थे, सिर्फ 1 या 2 कॉल में ही उसकी पॉलिसी बिक गई, बेच पाया वो। लेकिन 30% ऐसे लोग थे जिनके पास 7-7, 8-8 बार कॉल करने के बाद भी वो पॉलिसी नहीं बेच पाया। तो उसने क्या किया कि जो 30% लोग थे जो उसका 60% समय बेकार कर रहे थे, उनके पास उसने जाना छोड़ दिया और उसके बजाय उसने सोचा कि मैं नए कॉन्टैक्ट डेवलप करूंगा और 1 या 2 संपर्क के बाद, 2 बार उनसे मीटिंग करने के बाद अगर वो नहीं लेते हैं तो मैं उसको छोड़ दूंगा और नए संपर्क डेवलप करूंगा। वो पता लगा कि 2 साल के बाद उसकी अर्निंग बहुत बढ़िया हो गई और उस कंपनी का वो सबसे सफल सेल्समैन माना गया। तो हमें हमारे समय के प्रबंधन पे भी ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब मैंने तो बैंक का इतना कर्ज ले लिया, व्यापार समाप्त हो गया, अब इस बैंक के कर्ज को कैसे लूँगा, कैसे मैं निपटाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। तो उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। आप उसको पूरा लिंक आउट करिए, आपने लोन कब लिया था, आपने कितनी किस्तें भरी, आपने ब्याज कितना चुकाया, ठीक है। और उसके बाद आप अभी व्यापार जो आपका नहीं चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके बैंक के मैनेजर को आप पत्र लिखिए और मैनेजर के बाद उनके जो सीनियर ऑफिसर उसको पत्र लिखिए, उनसे जाके मिलिए। हो सकता है आपका जो लोन का पीरियड है वो बढ़ जाए, हो सकता है जो आपको एक नया लोन दे दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप, ये अलग बात है कि आप 10% या 20% पे मार्केट से पैसा उठाएंगे और वो आप नहीं दे पाएंगे तो वो तो परेशानी है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए। आप पहले समझें कि कितने साल का कर्ज ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझना पड़ेगी। और ये आजकल तो ये भी हो गया है कि साहब
जो बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट पे देते हैं, उनके खिलाफ भी आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन समस्या से भागना कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है, ये आप समझ के रखें। इसलिए समस्या से घबराएं नहीं, उससे निपटें, उसको समाधान करने की कोशिश करें। किस प्रकार करें वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। 6 का वाला मंत्र अपने सामने रखें, प्रश्न पूछें हैं, और उसके बाद उस समस्या का हल हो जाएगा। मैं आप सभी को चिंता मुक्त जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगले उसमें हम फिर से चिंता के बारे में करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो होना है उसको होना ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे इख्तियार में नहीं रहती, उसको क्या करना चाहिए, ईश्वर के लिए छोड़ देना चाहिए और प्रयत्न जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रयत्न करना छोड़ दें। तो चंद्रशेखर बिडथरेज सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अगले चौथे एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।